Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies NSO channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very important success formula for RBI Grade B aspirants. जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं द 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो क्या है वो फार्मूला, उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में हमारे एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, Y581 इस कोड को आप यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और डिस्काउंट से याद आया, बिकॉज वी आर रनिंग द दीपोत्सव फेस्टिवल। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। ये जो आपका दिवाली वीक है ये आपका बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही ज़्यादा शुभ जाए। और उसी के लिए दोस्तों अड्डा 24/7 ये दिवाली रोजगार वाली यही कैंपेन चला रहा है, और जिसके अंदर हम आपको ऑफर कर रहे हैं 79 नहीं 80% डिस्काउंट व्हेन यू यूज द कोड Y581 फ्रॉम द ऐप। सो इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यूज इट फ्रॉम द ऐप एंड गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के रिलेटेड क्या वो 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे लिखना होता स्टेप, बट यहाँ पे लिख दिया हमने एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हमारी एलिजिबिलिटी वाला सेशन होगा, वो चेकआउट कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो देन यू शुड कम फॉर दिस प्रिपरेशन पार्ट। तो दोस्तों ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, चलिए एक एक करके इसको डिकोड करते हैं। क्या ये फॉर्मूला है, कैसे हम इसको समझें। तो नंबर 1 इज अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सर कहना क्या चाहते हो कि मतलब अंडरस्टैंड योर एग्जाम, ये तो हम करते ही हैं, हम समझते हैं ना। अभी तक आप उस एग्जाम को उस प्रिपरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझे। आपको पता है एग्जाम 3 पार्ट में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। आपको ये पता है 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। ये तो एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन है, ये भी पता है। बट द थिंग इज कि आपके फेज 1 में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, क्या आप उनको समझते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का वो एग्जामिनेशन है, किस लेवल पे इस एग्जाम की कट ऑफ जाती है। क्या यहाँ पे मुझे सभी कुछ आना चाहिए या मुझे जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को आप समझिए, किस लेवल तक कट ऑफ जाती है। अगर आप देखो यहाँ पे कट ऑफ पिछले कुछ सालों से 50 से 60 की रेंज में ही रही है, दैट मीन्स ये पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर तो आता है। तो यहाँ पे मेरी एमआई वाली जो प्रिपरेशन होती है कि चलो यार नोटिफिकेशन आएगा तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, वो यहाँ अप्रोच नहीं चलने वाली। ऑल इंडिया जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, सपोज 2 लाख कैंडिडेट्स होते हैं तो 200 सेलेक्ट होते हैं, दैट मीन्स सिलेक्शन रेशियो इज 1000:1। हर 1000 में से सिर्फ एक बच्चा ही यहाँ पे सेलेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही डेडिकेटली, बहुत ही सिंसियरली करनी होगी, अदरवाइज खूना कच्चर हो जाएगा, सिर्फ चोट खाओगे। सीखने को भी मिलेगा अगर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपरेशन हो तो क्यों ना अपने दुश्मन को हम मार गिराएं, इससे बेहतर है कि वो हमें मार गिराए। अगर वो हमें पिटने जाना है तो फिर बात अलग है। तो अपने एग्जाम को समझो, उसकी एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। जो एक सेक्शन है, सपोज यहाँ पे करंट अफेयर है, करंट अफेयर मेरा सपोज 80 क्वेश्चंस हैं, 25 मिनट में आते हैं। तो ये पैटर्न अगर मुझे समझ में आता है तो ये पैटर्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तू कभी भी 25 मिनट में 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन नहीं कर सकता। तेरे प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताती है कि तू 40 क्वेश्चन भी यहाँ पे ढंग से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तुझे क्या जरूरत है, यहाँ पे तुझे बहुत ज्यादा मंथ्स, 6 महीने 8 महीने करने की जरूरत नहीं है। तुझे यहाँ पे कुछ लिमिटेड मंथ्स करने होंगे और उन्हें बार बार रिवाइज करना होगा। ये पैटर्न ही सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता है। तो अब उस चीज को इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। एंड दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर एग्जाम इन दिस एग्जाम। कोई भी आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो वो मैटर नहीं करता, हर बैकग्राउंड का बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने एग्जाम को समझे। और उस समझ के लिए अगर आप कोई भी एक ग्रेजुएट है तो वो समझ आप अपने आप डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम डेवलप कर देंगे। सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 1 दोस्तों। स्टेप नंबर 2, जब हमें सब कुछ समझ में आ गया कि मेरे एग्जाम में क्या क्या मेरे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या मेरा एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या कट ऑफ जाती है, किस लेवल पे मेरा एग्जाम आता है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से।
सिलेबस के लिए देखो क्यूआरई का कोई सिलेबस मेंशन नहीं होता, ना ही करंट अफेयर का कोई सिलेबस मेंशन होता जो हमारी फेज 1 के हैं। तो इनके लिए आप बेस बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसमें देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उन टॉपिक्स को अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस तक अपने किसी भी सोर्स से, जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं, पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। तो ईजियर बुक्स फॉलो कीजिए, उसके लिए चाहे तो आप हमारी एज की बुक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉक्स पे जाइए। तो दिस वुड बी योर स्टेप 2, जहां पे आप अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझेंगे। तो फेज 1 की रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ में आ गई है, पीवाईक्यू रेफर करो, सिलेबस बनाओ और तैयारी करनी शुरू कर दो फ्रॉम सम स्टैंडर्ड बुक और फ्रॉम सम स्टैंडर्ड टीचर। उसके बाद जब मैं कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाऊं कि यार अब ये मेरी बुक हो गई है, मैं इसमें अब कंफर्टेबल हो गया हूं, तो गो विद द मॉक्स या फिर हायर लेवल बुक्स पे जाओ जो कि कैट लेवल की बुक्स हों। तो पहले बेसिक देन एडवांस, ठीक है। इसी तरह से अगर फेज 2 देखो तो फेज 2 के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, आपका सिलेबस क्लियरली डिफाइंड है, बट वो सिलेबस जो है वो एक्सप्लिसिट नहीं है, वो बस मेंशन कर दिया है, उसके बाहर भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन मुझे पीवाईक्यू देखना होगा कि क्या मेरा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन मेरे बाहर से आते हैं, कितने क्वेश्चन मेरे सिलेबस से टू द पॉइंट आते हैं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, बट फ्यू क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट जो उस टॉपिक के इन डेप्थ पूछे गए होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फेज 2 का सिलेबस अगेन आपको पीवाईक्यू रेफर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 3 से 4 साल के, ठीक है, खासकर 3 साल के, क्योंकि 2020 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया। तो मतलब 2020 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं, 21, 22, 23, तो 21 से आप पेपर जरूर रेफर करें। 2021 से यूट्यूब पे आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने भी अपने एफएम के कराए हुए हैं, तो अच्छे से एक बार देखो, पीवाईक्यू देख लोगे, सिलेबस देख लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे सिलेबस के, देखो ज़्यादातर चीज़ें तो सिलेबस से ओवरलैप होती नजर आएंगी। हार्डली 10 to 15% पार्ट ऐसा होगा जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर रही होगी, या तो सिलेबस के टैग से वो इन डेप्थ में पूछा गया होगा। तो अपनी सोर्सेज लिमिटेड रखो यहाँ पे, ठीक है। कवरेज पे ध्यान दो, पहले सबसे पहले अपने सिलेबस को खत्म करो, जो सिलेबस है इसको खत्म करो। टैग जो इसके दिए हुए हैं, हर टैग को 100 वर्ड्स में तैयार कर लो, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो ऐसे आपके टॉपिक है ईएसआई, करंट अफेयर ओरिएंटेड है, तो जब आपको पता है कि वहाँ पे मेजरली स्कीम्स, क्योंकि आप पीवाईक्यू जब एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ईएसआई में मेजरली स्कीम्स पूछी जाती हैं, रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, पीआईबी का करंट अफेयर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। तो क्यों ना मैं करंट अफेयर पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस रखूँ, क्यों मैं स्टैटिक पे लगा रहा हूँ। उसी तरह एफएम में अगर मुझे पता है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पेपर स्टैटिक आता है, तो क्यों मैं करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करूँ, क्यों मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ देखूं, क्यों ना मैं स्टैटिक पोर्शन करूं। तो ये रिक्वायरमेंट कहां से समझ में आएगी, या आप जब अपना सिलेबस समझोगे, सिलेबस को समझने के लिए पीवाईक्यू देखोगे, उसके बाद अपनी सोर्सेज डिसाइड करोगे। और सोर्सेज के लिए देखो, मार्केट में वैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, ऑलरेडी मैंने भी सेशंस बनाए हुए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं, आप कोई भी, लेकिन एक बुक रखना, मल्टीपल बुक्स मत रखना। पहले एक बुक अच्छे से कर लो, उसके बाद मल्टीपल सोर्सेस पे जाओ। डूइंग वन बुक 1000 टाइम इज वे बेटर देन डूइंग 1000 बुक्स वन टाइम। तो ये अप्रोच यहाँ पे फेज 2 के लिए रखना। कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा, कोई बुक समझ नहीं आ रही, तो जो सिलेबस के टैग्स हैं उन्हें गूगल की हेल्प से आप बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, खासकर स्टैटिक पोर्शन, चाहे वो एफएम का हो चाहे वो ईएसआई का हो। बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ना चालू करो और कंटेंट बनाना चालू करो, दैट इज इट। राइट टाइम पे स्टार्ट करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में अगर देखोगे, अगर लेट स्टार्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम वही आती है कि समझ होती नहीं है, ना समझ हम डेवलप कर पाते, क्योंकि हमने कभी ये एनालिसिस रिसर्च वगैरह की नहीं होती है, और फिर हम चोट खाते हैं, मैं यही बोलूँगा। तो सबसे पहली बात, अपने सब्जेक्ट्स को समझो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, सपोज फेज 1 की बात हो रही है या फेज 2 एफएम ईएसआई की बात हो रही है, तो उन एग्जाम्स, उनका सिलेबस देखने की कोशिश करो। सिलेबस नहीं समझ में आता, पीवाईक्यू रेफर करो 2 से 3 साल के। उसके बाद अपनी रिसोर्सेज डिसाइड करो, जो भी रिसोर्सेज फॉलो करनी है, पहले एक रिसोर्स खत्म करो, उसके बाद दूसरे पे जाना। पहले एक पे कंफर्टेबल लेवल पे आ जाओ, उसके बाद दूसरे पे जाना। सो दिस वुड बी योर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? Third is the golden rule of RBI preparation. Learn the art of elimination. RBI के पेपर को अगर आप समझते हो तो आपको हर चीज़ नहीं करनी होती। अगर आप हर चीज़ करने में लगे रहे तो शायद कुछ भी ना कर पाओ।
जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो सबसे पहली बात कहते हैं मैं ये छोड़ के गया था, मैं ये छोड़ के गई थी, मैं इस पे देखा ही नहीं, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और कई बार वो सिलेबस का मेजर चंक ऑफ पोर्शन भी होता है दोस्तों, लेकिन वो जो करके गए वो उन्होंने इतना क्लियरली, इतना ब्रंटली किया, इतना अच्छे से किया कि यार कोई उनके मार्क्स नहीं काट सकता था। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को हमें सीखना पड़ेगा, और ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती कि सर ने ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और डेवलप हो गई। ये आप जब मेहनत करोगे धीरे 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 धीरे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप क्वांट्स के सारे टॉपिक प्रिपेयर करते हो, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं अगर आप सारे टॉपिक में एक्सपर्ट भी हो तो भी क्वांट के आप एकदम तोड़फोड़ कैंडिडेट भी हो तो 30 मिनट में जो आरबीआई का पेपर आता है उसमें 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपर टाइप कैंडिडेट रहे हो तो भी। तो जब आपको पता है कि मैं 15 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं स्मार्टली, मुझे यहाँ क्वांट में कितने नंबर चाहिए, मुझे 10 से 15 अगर आ पाए तो, वैसे तो बहुत मुश्किल रहता है कि 10 से ऊपर आप ला पाओ, आ जाते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के इवन 18 तक मैंने देखे हैं अभी तक, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ और जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब हार्ड लेवल, ईजी लेवल की बात नहीं कर रहा, तब तो 20 प्लस 22 प्लस तो हम भी लाए हैं, मतलब 25 तो एक बार मेरे भी थे 30 में से तो वो 2016, 14, 15 की बात है यार, तब पेपर का लेवल इजी था। आज का लेवल अगर मैं बात करूं, आज के लेवल में 15 नंबर लाना इज लाइक यू आर ए ब्रिलियंट कैंडिडेट यार, यू डिजर्व आरबीआई। ठीक है, क्वांट में अगर मैं बात करूं, मैं डरा नहीं रहा, मैं क्वांट की बात एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसी तरह से रीजनिंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रीजनिंग में आपको क्या लगता है आप 60 क्वेश्चन 45 मिनट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहां की पजल्स ऐसी आती हैं जो एक एक पजल आपके आधा आधा घंटा ले जाएगी, तो एक ही पजल में अगर आधा घंटा गया तो 15 मिनट में कितना करोगे? तो नहीं हो सकता। तो मुझे स्मार्टली ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी पजल उठाऊं, कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, कौन सा डीआई उठाऊं, कौन सा मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन उठाऊं, जो भी मैं कर रहा हूं मुझे सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और वो सेलेक्टिव कैसे होऊंगा? अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो मैं बड़े आराम से समझ जाऊंगा क्वेश्चन को देखते ही कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम कंज्यूम होगा, इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। तो आपको अटेम्प्ट्स कितने करने हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा, वो अटेम्प्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको अटेम्प्ट समझ में आ गए, सपोज आप क्वांट्स में एक बैंडविड्थ डिसाइड कर लेते हो कि मेरे अगर 10 क्वेश्चन बन गए दैट इज इट, तो मैं 10 से 12 करने की ही कोशिश करूंगा। तो उसके लिए पता है मेरी एक टेंडेंसी बिल्टअप हो जाएगी कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ने कौन से, पहले वो देखना शुरू करोगे। आप करने से पहले छोड़ने की टेंडेंसी बिल्ड करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक्स तो हर किसी के डेवलप हो जाएंगे पिछले 2 स्टेप से, लेकिन उन बेसिक का यूज करके हमें 100 में से 100 तो हम कभी ला ही नहीं सकते। और अगर उस अप्रोच पे गए तो हम फेज 1 में ही अटके रह जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जीए में फॉर एग्जांपल आज का जो पैटर्न है, शायद 50 से ऊपर क्वेश्चन आप रीड भी ना कर पाओ, अटेम्प्ट तो दूर की बात है, रीड भी शायद ना कर पाओ। और कितना ही कोशिश कर लेना, कितना ही आपको लोग कुछ भी गैस करते हो, आपको लोग कुछ भी सजेस्ट करते हो कि भैया पीवाईक्यू लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ये वो दुनिया भर की, 50 से ऊपर देखना मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है इस एग्जाम की। तो जब मुझे पता है कि मैं 50, तो क्यों ना मैं अपने जो मेरे 50 मेरे सामने आए, तो मैं अगर सपोज 3 महीने का करंट अफेयर, सपोज 3 महीने का करंट अफेयर करके गया हूं, तो मैं इनमें गलती नहीं करूंगा, मैं 50 में से 40 क्वेश्चन सही करूंगा, मैं उस अप्रोच से जाऊंगा। मेरी नजर में जितने आएंगे मैं उतना सही करके आऊंगा। तो मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा दोस्तों। इसी तरह से जब हम फेज 2 की भी बात करते हैं, ये तो फेज 1 के रिगार्डिंग था, फेज 2 में भी आपको हर चीज नहीं करनी होती। सबसे पहले आपको देखो बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, ये बुक कर ले, वो बुक कर ले, ये कर ले, वो कर ले ना। सबसे पहली बेसिक चीज, सिलेबस के हर टैग को तैयार कर लो, बाकी कुछ मत करना। पहले हर सिलेबस के हर टैग को कर लो। एफएम के अंदर, ईएसआई के अंदर वो टैग तो कर ही कर लो, उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी कर लो। आपका बड़े आराम से डिस्क्रिप्टिव बहुत आराम से तैयार हो जाएगा, और एफएम में तो ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। ईएसआई में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करंट अफेयर करने पड़ेंगे। करंट अफेयर में भी आपको चूज ही होना पड़ेगा कि आपको स्कीम्स करनी है, रिपोर्ट्स करनी है, सेलेक्टिवली पीआईबी करनी है। तो करंट अफेयर भी आपको सेलेक्टिवली करने हैं फेज 2 के लिए, क्योंकि सब करने लग गए, जो करने का सेंस नहीं बनता। पर्सनैलिटी, न्यूज, साइंस एंड टेक, ये दुनिया भर की न्यूज करने का मतलब नहीं बनता। डिफेंस एक्सरसाइजेस, तो एनर्जी नहीं वेस्ट करनी ना इसी जगह। तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन कि मेरे किस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पे मुझे क्या छोड़ना है, ये सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप ये 3 फॉर्मूले या 3 स्टेप आप समझ गए इस फॉर्मूले के, तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है। देखो गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, गारंटी तो जब से हम आए हैं किसी भी चीज़ की नहीं होती है,
इस दुनिया में जब से आते हैं ठीक है, बट एक अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट आप तभी बनेंगे जब आप ये 3 चीज़ें सिक्योर कर लेंगे, 3 स्टेप्स आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला ये आपको समझ में आया हो, इसी को अपने दिमाग में बनाओ, इसको अपनी प्रिपरेशन में उतारो और कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। देयर इज स्टेप नंबर 4 ऑल्सो, स्टार्ट एट राइट टाइम। और राइट टाइम अगर आपको स्टार्ट करना है तो वी आर ऑफरिंग यू मल्टीपल ऑफरिंग्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आरबीआई फाउंडेशन बैच, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप बैच, बैंक महापैक प्लस रेगुलेटरी का महापैक, ये चारों ऑफरिंग में आपको आरबीआई की कंप्लीट कवरेज मिलती है। इसमें जो पर्सनल फीचर्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा या तो बैंक महापैक प्लस रहता है या फिर रेगुलेटरी का महापैक है, बट एक स्पेशल ऑफरिंग भी है जो है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। पहले इसके फीचर्स चेकआउट करना, उसके बाद आप अपना डिमांड बनाना कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए कॉस्ट भी एक मैटर करता है। तो कॉस्ट तो देखो अड्डा में हम हमेशा अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान देते हैं और इस समय आपको जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो जिस लेवल पे जिस क्वालिटी कंटेंट हम ऑफर करते हैं वो मार्केट में गारंटी कोई ऑफर नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ। तो अगर आपको लगता है कि कॉस्ट इज एन इशू, यू कैन गो विद द फाउंडेशन बैच, कंप्लीट कवरेज मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे 1-to-1 एक डेडिकेटेड मेंटोर चाहिए जो मुझे हर पॉइंट पे गाइड कर सके, तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम पे जा सकते हो। थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो प्राइस तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में इज़ दी बेस्ट। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज करना चाहते हो, आपका एसबीआई पीओ भी टारगेट है, आरबीआई भी टारगेट है, तो आप बैंक महापैक प्लस के लिए जा सकते हो। अगर आपका सिर्फ टारगेट रेगुलेटरी एग्जाम्स है तो आप रेगुलेटरी का महापैक के लिए जा सकते हो। चॉइस इज योर्स। डबल वैलिडिटी है तो प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शंस नाउ। डबल वैलिडिटी के टाइम पे एनरोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोड क्या यूज़ करना है? Y581। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ऑलवेज कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। पसंद आया है तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर कमेंट और क्वेरी। सो गाइज फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।